Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the ninth chapter of history, that is the making of national movement in 1817 to 1947. In this chapter we will cover the topic that is the emergence of nationalism, a nation of making, freedom is my birthright, and the growth of mass nationalism. So, in this chapter, we will discuss about how the national movement came to India. Nationalism हमारे इंडिया में कैसे आया और क्या क्या रीजन था हम लोग इंडिपेंडेंस पाए थे, क्या मूवमेंट स्टार्ट किया, कितने लोगों ने इन्वॉल्व हुआ था. वी विल डिस्कस इन दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द हिस्ट्री. तो इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ा था, जो हम लोग प्रीवियस चैप्टर हिस्ट्री पढ़ा था उससे पूरा लेके ये चैप्टर से हमारा पूरा मिलता है. मतलब पूरा हमने जो है पार्ट वाइज पढ़ा है उसको आकर फिर एज अ मूवमेंट के द्वारा से पढ़ेंगे क्या हमने पढ़ा. तो इन द प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हाउ द ब्रिटिश कंकर एंड टेक ओवर द किंगडम. पहले हमने पढ़ा था किस तरह ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को कंकर किया और हमारे धीरे धीरे हमारे सभी किंगडम राज्य को उसने ले लिया. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन द न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, किंगडम्स लेने के बाद उन्होंने नए नए लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ बनाया और नए नए इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया ताकि हमारा उन्होंने अपना ब्रिटिश एजुकेशन का किस तरह से इंडिया में स्थापित किया. ठीक है. चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीजेंट एंड द ट्राइब, किस तरह से पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल्स के लाइफ को भी चेंजेस किया और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करते, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था प्रीवियस चैप्टर. नाउ डिबेट रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ वुमेन. डिबेट मतलब वुमेन्स के कंडीशंस के बारे में भी ब्रिटिश ने बहुत सारी किया था. वुमेन्स का क्या क्या रिफॉर्म था, सती प्रथा कैसे चेंज हुआ था, जवाहर प्रेसिडेंट, तो ये सभी गर्ल्स के चाइल्ड मैरिज को बैन किया था. तो ये सब गवर्नमेंट इंडियंस के वो क्या क्या ब्रिटिश का कि क्या क्या वुमेन्स रिफॉर्म्स भी आया था हिस्ट्री में, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे. ठीक है. ना चैलेंजिंग टू द कास्ट सिस्टम, किस तरह से कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया था ब्रिटिश ने. सोशलिज्म एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, किस तरह से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इंडिया में आया था. और रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में बताया गया था हिस्ट्री में. और नेक्स्ट लास्ट द डिसीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, किस तरह से हमारे इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हुआ था. तो ये पूरा चैप्टर जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, ये पूरा प्रीवियस चैप्टर्स है जो हमारे इससे रिलेटेड चैप्टर्स है. इसकी वजह से हमारा पूरा नेशनलिज्म आया. अगर ब्रिटिश कंकर नहीं करता और किंगडम्स नहीं लेता तो हमारा क्या नेशनल मूवमेंट आता, नहीं आता, नेशनलिज्म नहीं आता. नए नए लॉज बनाए, जो आइडियाज जो अपने लिए बनाया, कुछ ब्रिटिश के लिए इंडियंस के लिए बनाया, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए नए नए लॉज और आइडियाज बनाए जिससे हमारा ये नेशनल मूवमेंट आया. क्या चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीजेंट्स एंड ट्राइब, जो पीपल्स पीजेंट्स अपने लाइफ को जीते थे उन्होंने एक नया लॉ बनाया कि आपको टैक्स पेमेंट करना, आपको ये पेमेंट रेवेन्यू करना, वेदर आपका प्रोडक्शन हो या ना. तो ये भी इसकी वजह से भी हमारा ये नेशनल मूवमेंट आया. रिबेट रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स का भी उन्होंने बहुत सा ये किया जिसकी वजह से हमारा ये वुमेन्स ने भी बहुत सा रिफॉर्म स्टार्ट किया. चैलेंजिंग टू द कास्ट सिस्टम में बहुत उन्होंने किया. तो ये पूरा हमारा जो इंडियन का हिस्ट्री है, जो हमने ये करने की वजह से ये ना करता तो हमारा मूवमेंट ना था. क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग को आज अपना लाइफ जीने का आपको क्या, तो हमारे नेशनल मूवमेंट क्यों आया, क्यों हमारे 1870 और 1947 से ऐसा क्या है कि हम तब जाके हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला. तो क्या क्या नेशनल मूवमेंट आए इंडिया में, देन वी हैव टू गेट अ इंडिपेंडेंस. तो यहाँ बोला गया कि हमारा हिस्ट्री में इतने से हम लोग ज्यादा किए हैं. जो बात रिवोल्ट इसको यहाँ मूवमेंट और रिवोल्ट में क्या है, तो 1857 के जो रिवॉल्ट बोला गया उसको हम लोग आज पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल रहे हैं. पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि उस रिवॉल्ट से हमारा ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. क्योंकि उसको हम लोग रिवॉल्ट क्यों करें, इसको हम लोग मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं. 1870 और के बीच 1947 से बहुत है उसमें मूवमेंट आया और 1857 को हम लोग रिवॉल्ट क्यों करें. रिवॉल्ट और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है. रिवॉल्ट उसे कहते हैं जो अचानक हो जाता है, उसका कोई जो भी इफेक्ट होता है वो 1-2 साल, लेकिन मूवमेंट क्या था, एज अ प्लानिंग वे से स्टार्ट करता है कि एक मूवमेंट लो ताकि हम अपने एज अ इंडिया में पीपल्स होने की वजह से हम लोग को इंडिया का अपने लाइफ अधिकार ले सके. मतलब एक सिस्टमिक वे से एक मूवमेंट तैयार करें ताकि एक सेट्स ऑफ रूल्स और रेगुलेशन स्टार्ट करें ताकि हम एज अ लाइफ इजी वे से, मतलब रिवॉर्ड मतलब नहीं, यहाँ पर विपल्स का यूज नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस नहीं करना, मतलब वायलेंस वे से हमको इसको यूज करा. वेदर नॉन वायलेंस वो मूवमेंट अलग है.
तो वो दूसरे हम लोग पढ़ेंगे कौन से लीडर्स ने नॉन वायलेंस बनाया, किसने वायलेंस पे, वो अलग बात है। लेकिन रिवॉल्ट होता है कि आप एकाएक तैयारी करना है, बस युद्ध करना है तो करना है। रिवॉल्ट में अपने बोल सकते हैं युद्ध बोल, लेकिन मूवमेंट क्या था, एक तरह का लड़ाई नहीं, शांति प्रिय लड़ाई करना, मतलब एक मूवमेंट बने सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन से तरह वो धीरे धीरे मूवमेंट्स को स्टार्ट करना है, उसको बोला गया मूवमेंट। तो क्या क्या इंडियंस के लीडर्स ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्या इसने किया था कि इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाँ व्हाट आर द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म का कैसे इमर्जेंस हुआ इंडिया में, इंडिया में कैसे नेशनलिज्म आया। तो फर्स्ट विल यू नो व्हाट इज द कंट्री ऑफ इंडिया एंड whom इट इज मीन। हमारा जो कंट्री है वो क्या है, व्हाट इज द कंट्री ऑफ इंडिया, और ये किसके लिए बना है। सबसे पहले माइंड में पीपल्स के लिए, पहले हमारे इंडिया में क्या था, कोई बाउंड्रीज नहीं था। पीपल्स अकॉर्डिंग टू द कास्ट, कलर्स, क्रीड, जेंडर्स, दे हैव टू लिव एंड दे बिलोंग दैट वी आर द इंडिया। तो उस हिसाब से हमारा इंडिया को माना जाता था। तो कैसे माना जाता था, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया जो हमारी कंट्री थी वो लोगों से जाना जाता है कि ये लोग इंडिया के पीपल्स है। ऐसा नहीं कि उनके कुछ बाउंड्रीज बने थे कि वहां तक हमारा इंडिया है, पहले कोई बाउंड्रीज नहीं थी, बस इंडिया इज नोन एज द पीपल ऑफ इंडिया। ऑल द पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मतलब जितने भी इंडियन के पीपल है किसके नाम कैसे जानते थे, क्लास, कलर, कास्ट एंड लैंग्वेज के तरह से वो जानते थे, मतलब अपनी जाति, भाषा और रंग से उनसे पहचाना जाता है कि वो इंडियन के पीपल है। वहां पर कोई बाउंड्रीज नहीं था, कोई बाउंडेशन नहीं था कि आप इसके घर रहोगे तो आपको आप इंडिया नहीं कहलाओगे। तो वहां पर पीपल्स को सिर्फ लोगों के द्वारा इंडिया जाना जाता था तब, ठीक है। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्स एंड द सिस्टम्स वर मींट फॉर ऑल ऑफ देम, मतलब जो कंट्री का जो रिसोर्स है, जो सिस्टम है, वो हम पीपल्स लोग के लिए, वो किसी और के लिए नहीं है। वी द पीपल ऑफ द कंट्री एंड वी आर द पीपल्स, वी यूज द रिसोर्सेज। मतलब यहाँ बोला कंट्री रिसोर्स और सिस्टम्स आर मींट फॉर ओनली फॉर द पीपल, मतलब यहाँ बोला जो कंट्री का रिसोर्स है और जो सिस्टम बना है वो सिर्फ इंडियन पीपल्स के लिए है और के लिए नहीं। जो पीपल यहाँ रह रहे हैं उन लोग के लिए है, ठीक है, कोई बाहर के लिए नहीं है। जो पीपल्स यहाँ रह रहे हैं वो उन लोग के लिए है, दैट मीन्स द इंडिया। तो उस समय इंडिया को क्या बोला गया था, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। उस समय इंडिया का यही डेफिनेशन था कि इंडिया इज वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश एमर्ज। ना अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश एमर्ज कैसा है, किस तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट का इंडिया का अवेयरनेस आया, क्यों लोग जागरूक हुए कि हमको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, क्या ऐसा रीजन हो गया था कि ब्रिटिश के खिलाफ लोगों में जागरूकता आ गया, क्यों उन्होंने राष्ट्रीयता की तरफ ही हुआ। वी विल डिस्कस। ना द ब्रिटिश वेर एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया। ब्रिटिश का पहला क्या क्या था, उसने क्या कहा, जो इंडिया का रिसोर्स था, जो इंडिया की हमारी संपत्ति थी, उसको यूज करने लगा। इसलिए ये एक पहला रीजन था जो हमारा इमरजेंस आया, अवेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द ब्रिटिश। द ब्रिटिश विल एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड द लाइफ ऑफ द पीपल एंड until this control was ended, India could not be Indian। मतलब जो भी रिसोर्स था, जो पीपल लाइफ ऑफ द पीपल, जो इंडिया के पीपल्स की लाइफ था, बोला गया क्या कि हम लोग ये रिसोर्स और जो हम लोग लाइवलीहुड जी रहे हैं ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग ब्रिटिश को नहीं हटा सकते। हम लोग इंडियंस तभी कहलाएंगे जब ब्रिटिश यहाँ से हट जाएगा। ये रीजन था कि हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए थे। क्या द राइट टू द पीपल अंटिल द कंट्रोल वाज एंडेड, इंडिया कुड नॉट। जब तक का ब्रिटिश का कंट्रोल हमारे इंडिया से नहीं हटेगा हम लोग एज ए इंडियंस नहीं कहलाएंगे। ये इनका था। ब्रिटिश का आप लोग भी जानते हैं, ब्रिटिश ने नए नए रूल्स बनाए थे, रेगुलेशन बनाए थे। जो भी आपने रिवॉल्ट 1857 से पढ़ा था कि कई नई पॉलिसी बनाया था कि किस तरह से किंगडम को क्या पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाना है, नए टैक्स उन्होंने क्या इंडियंस को, सोल्जर्स को एज ए लो वर्क में वर्क करना, हाई ग्रेड में उनको वर्क। तो ये सब रीजन था जो हमारा अवेयरनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश में आया था। तो उनको लगा कि नहीं, जब तक हम लोग ब्रिटिश का कंट्रोल को एंड नहीं करेंगे हम लोग एज ए ब्रिटिश का इंडियंस नहीं कहलाएंगे। हम लोग ब्रिटिश, हमारे इंडियंस, हम इंडियंस के होते हुए भी ये हमारे ऊपर राज करते, ऐसा ये सब रीजन था। बहुत सारा ऐसा डिससैटिस्फैक्शन किया था ब्रिटिश से, जिसकी वजह से इमरजेंस आया कि नहीं, अब हम लोग को ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होना है। क्लियर। नाउ एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड आफ्टर 1850। अब यहाँ पर तो ब्रिटिश के लिए क्या इमरजेंस, मतलब क्या रीजन था वो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े थे।
तो उनको पहला था कि वो कंट्रोल बोलना एंड करे तभी हम इंडियंस कहलाएंगे, अदरवाइज वी आर नॉट कॉल्ड एज ए इंडियन। हम लोग इंडिया में रह के भी हम लोग इंडियंस नहीं कहलाएंगे ना। उसके बाद क्या किया, बहुत से लीडर्स ने क्या किया, एसोसिएशन में फॉर्म आफ्टर 1850। 1850 के बाद बहुत सारे एसोसिएशन खुला, एसोसिएशन मतलब संस्था खुला गया, जिससे उनको लगा कि हम पीपल इंडियंस के जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे वो हमारे लिए बनेगा और हम लोग उसको फॉलो करेंगे। Now the next that the different associations formed were after 1850। 1850 के बाद बहुत सारे associations का the most important were the पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा को most important सभा क्या है, क्योंकि यहाँ पूना सार्वजनिक सभा मतलब क्या, पूना से अदर नेम रिलेटेड विद द स्टेट। सार्वजनिक मीन्स, सर्वा मीन्स ऑल एंड जनिक मीन्स द पीपल। मतलब ये सभा किस लिए ओपन किया है, तो यहाँ पर जो भी सभा है मतलब यहाँ द गोल्स आर मेड फॉर ऑल द पीपल्स ऑफ द इंडिया, मतलब नॉट फॉर द सिंगल रीजनल और द कम्युनिटी, मतलब किसी एक सिंगल पीपल्स और कम्युनिटी के लिए ये सभा नहीं किया गया। ये सभा ऑल द पीपल्स के लिए कम्युनिटी खोला गया, एसोसिएशन खोला गया कि जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम है वी विल हियर। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन खोला गया, द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बहुत सा खोला गया, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन Sabha, the Bombay Presidency Association, and the Indian National Congress. These are the most, all the associations were opened to know that all the goals are made for all the people, not for the single regions or the community. मतलब यहाँ बोला गया कि ये जो हमने एसोसिएशन खोला है यहाँ हर पीपल के लिए खोला गया। That the idea that has comes for the people for means to have a sovereign मतलब सॉवरेन्स के लिए। तो यहाँ पर बोला गया इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री, दैट हियर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट फॉर ऑल द पीपल, नो अदर्स विल इंटरफेयर। मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशन है वो हमारे इंडियन पीपल्स के लिए, कोई बाहरी यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन आके नहीं बनाएगा, क्या एज ए फ्रीडम रहेगा। तो ये एसोसिएशन इसलिए कहा गया कि एज ए इंडियन वी आर फ्रीडम टू सेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, नो अदर्स आउटसाइडर्स विल इंटरफेयर आवर रूल्स रहेगा। मतलब जो हम इंडियन से कंट्रीज है वो हमारा रूल्स रेगुलेशन अपना होगा। ये एसोसिएशन का मेन उद्देश्य था कि हमारा जो हमने एसोसिएशन खोला है ये हमारा एक अपना इंडियन का रूल्स रेगुलेशन है। यहाँ पर कोई आउटसाइडर्स यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बना के हमारे ऊपर राज नहीं करेगा कि आप बाहर से आकर कोई रूल्स रेगुलेशन बनाएगा और वी द पीपल विल फॉलो द। तो ये चीज का सॉवरेन का है। तो इंडिया का जो बेसिक आइडिया, एसोसिएशन का जो बेसिक आइडिया था कि इंडिया इज सॉवरेन कंट्री एंड मस्ट फॉलो द पॉलिसी ऑफ सॉवरेन। ठीक है, you know as the Indian has made different associations, the Pune सार्वजनिक सभा, the Indian National Congress, the Bombay Presidency, ये सब एसोसिएशन किस लिए खोला गया था कि एज ए इंडिया वी विल सेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हम एज ए इंडिया है, हम अपना रूल्स रेगुलेशन खुद है, एज वी आर फ्रीडम, वी गेट सम अमाउंट ऑफ फ्रीडम सो दैट वी कैन लिव आवर ओन लाइफ। ये सब एसोसिएशन इसलिए खोला था। तो इसकी वजह से धीरे धीरे इंडियंस में जागरूकता, नेशनलिज्म का ये आ रहा था कि ब्रिटिश में आज सब बाहर से कोई आके हमारे को क्यों कंट्रोल कर। तो उनका मेन थॉट का जो एसोसिएशन खोल रहा है कि इंडिया मस्ट बी अ सॉवरेन कंट्री, मतलब हम अपने हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि हम अपना रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं और हम अपने रूल्स को फॉलो भी कर सकते हैं। कोई बाहर आके रूल्स रेगुलेशन हमारे ऊपर नहीं थोप सकता है। तो ये चीज था कि हमारे मेन की फीचर था इंडियंस का कि नेशनलिज्म आने का, सॉवरेनिटी होने की वजह से ये आया था कि की फीचर था जो हमारे इंडियन में नेशनलिज्म आया। तो नेक्स्ट अगर और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, क्या रीजन था कि हमारे इंडियंस में नेशनलिज्म की जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। क्यों बढ़ती जाती कि देयर आर सम डिससैटिस्फैक्शन मेड बाय द ब्रिटिश रूल्स इन 1870s एंड 1880। तो 1870s और 1880s के बीच में देयर आर सम सर्टेन ब्रिटिश ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए थे जो इंडिया को डिससेटिस्फाइड करता, मतलब उसके रूल्स रेगुलेशंस को वो उनको मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा रूल्स था जो उनके फेवर्स पे था, लेकिन इंडियंस के लिए कुछ भी उनका प्रॉफिटेबल नहीं था। सिर्फ ब्रिटिश के लिए वो फेथफुल था, इंडियंस के लिए वो हमेशा लगता था कि वो अनस्लेव्ड के अंदर अलग वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज उनके अंदर आया, धीरे धीरे माइंड में आया कि ड्यूरिंग 1870s और 1880s के बीच में इंडियंस के मन में ऐसा है कि ये ब्रिटिश जो रूल्स रेगुलेशन बना जो अपने लिए बना रहे, तो हमारे लिए नहीं बना रहे, वो हमारे इंडियंस को स्लेव कर रहे, मतलब हमें आज एक तरह से हमें मतलब कवर करे, मतलब अपने को हमारा
फ्रीडम नहीं देना चाहते कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन उनके हो, जो हम बोले वही करें, ये चीज आ रहा था। तो उनके मन में भी आया क्या क्या रूल्स है, हम कुछ रूल्स बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स पॉलिसीज आया था उसके बारे में बताएंगे, पूरी नहीं बताएंगे। तो क्या पहला रूल था जो गवर्नमेंट ब्रिटिश ने बनाया, जो इंडियंस को लगा कि नहीं ये हमें भी होना चाहिए। तो पहला क्या था, पहला पॉलिसी क्या था, द आर्म्स एक्ट वॉज पास इन 1870। तो आर्म्स एक्ट जो था 1870 में जो पास हुआ था, उसको क्या बोला था, डिस अलाउइंग द इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग द आर्म्स। मतलब ये एक्ट था, जो आर्म्स एक्ट था जो 1870 में ब्रिटिश ने पास किया था, इसमें ये कहा गया था कि इंडियंस को आर्म्स लेने की कोई भी परमिशन नहीं दिया जाए। द इंडियंस शुड नॉट टेक एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मतलब उनको कोई भी ऐसा आर्म्स लेने की उनको इजाजत नहीं है। ओनली द ब्रिटिशर्स विल टेक द आर्म्स, मतलब जो भी, मतलब आर्म्स मतलब यहाँ पर जो आते हैं, जो हम लोग गन्स बोलते हैं, पिस्टल्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इंडियन पीपल्स को आर्म्स नहीं दिया जाएगा, ये ब्रिटिश ने एक रूल दिया। तो उनके मन में इंडियन में आया कि इंडियन पीपल्स क्यों नहीं दे सकते, एज अ ब्रिटिशर यू कैन टेक दैट, देन व्हाई द इंडियन पीपल्स विल नॉट टेक। तो ये भी उनके मन में आया कि नहीं ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस है वो अलग बात है, लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हर सबको आर्म्स नहीं दे सकते, लेकिन एज अ ब्रिटिशर इफ यू कैन टेक, देन वी द पीपल आल्सो कैन टेक अंडर द रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेट करने के अंदर हम ले सकते। तो ये धीरे धीरे उनके मन में भी आया कि आज ब्रिटिश वो खुद ले रहे हैं और हम नहीं ले। तो ये ब्रिटिश का माइंड में क्या था, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैंकेट बनाया था। अगर हम इंडियंस को आर्म्स दे दे तो हम लोग को सूट भी कर सकते हैं, हम लोग को ऊपर हमारे लिए होता है, क्योंकि उनका तो मेन उद्देश्य था कि इंडियंस को कंट्रोल में रखना, उनके ऊपर पावर करना, उनको फ्रीडम नहीं देना। तो इसलिए वो आर्म्स के खिलाफ है कि इंडियंस को पीपल्स को कोई भी आर्म्स नहीं दिया जाएगा। तो ये पहला एक्ट था, पॉलिसी था जो ब्रिटिश ने किया था, जिसकी वजह से इंडियंस के अंदर में ये नेशनलिज्म का फीलिंग आया कि आज ब्रिटिश हम लोग इंडियंस पीपल होने की वजह से हम लोग आर्म्स यूज कर रहे हैं, ब्रिटिश यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए भी उनके मन में आया कि नहीं हम लोग को भी यूज करना है। तो इसके लिए भी एक धीरे धीरे ये राइज ऑफ नेशनलिज्म है, ये धीरे धीरे मतलब राष्ट्रीयता का भावना उनके मन में आ रहा है कि हम लोग इंडियंस में होके हमारी कंट्री होने की वजह से हम लोग अंदर दूसरे के अंदर में रह रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ को नहीं जी पा रहे, हम लोग खुल कर रह पाए। तो ये चीज पहला पॉलिसी था जो ब्रिटिश ने दिया था, जिसके अंदर से वो एक नेशनलिज्म इंडियंस के पीपल्स में आया कि नहीं हम लोग को भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की भी जरूरत है अपने प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये पहला पॉलिसी था, ठीक है, ये 1870 में आया था। नेक्स्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was also enacted in effort of silence those who are critical of the government. ना वर्नाकुलर एक्ट क्या था, आप लोग पीछे से पढ़े हो कि वर्नाकुलर एक्ट पढ़े, तो उसमें से प्रेस, हम लोग जो भी अपनी फीलिंग्स है अपने प्रेस में बोलते हैं। प्रेस पहले के जमाने में क्या था कि जो भी आदमी का वो था वो प्रेस द्वारा ही न्यूज पेपर्स में आते थे। तो इंडियंस क्या थे, अपनी जो भी उनकी पॉलिसी थी वो प्रेस द्वारा ही आया था। लेकिन वर्नाकुलर एक्ट था कि अपनी फीलिंग्स को सुना। लेकिन ब्रिटिश ने क्या बोला था, ब्रिटिश ने बोला कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप लोग का चलेगा, लेकिन ऑल्सो एनेक्टेड इन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु आर क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के, अगर हम लोग को ब्रिटिशर्स को लगेगा कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख रहे हो जो हमारे नॉन वायलेंस कर रहा है, तो हम वो प्रेस को बंद कर देंगे, वो प्रेस हम नहीं चलने देंगे। मतलब यहाँ पर जो था यहाँ पर था इंडिया का वर्नाकुलर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ था जो नेशनलिज्म इंडियंस में लाया था, क्योंकि प्रेस के द्वारा ही एक मैसेज दूसरे स्टेट में पहुंच सकता था। क्योंकि अगर इसका हमारे पास समय तो मीडिया थी नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम फोन पे आ, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी, तो प्रेस के द्वारा ही हमारा मैसेज एक स्टेट से दूसरे लोगों तक पहुंचता था। तो ये इनको ब्रिटिश को लगा कि नहीं, ये वर्नाकुलर प्रेस, अगर प्रेस एक्ट यहाँ इंडियंस में चलने लगे तो हमारा जो हम राज्य कर रहे हैं इंडिया में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेशनलिज्म का बर्थ हो गया है। अब धीरे धीरे सभी में राष्ट्रीयता जाग रहा है कि हम लोग की क्या स्टेटस रूल्स है, क्या अगर हमारा ये मैसेज जाएंगे कि हम एज ए ब्रिटिशर्स ये रूल्स तो अप्लाई कर, लेकिन इंडियंस के दूसरा रूल्स हो रहा है, तो इसके में भी वो भावना आ जाएगा कि, तो उनके मन में डर बैठ गया था कि वो प्रेस एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक सर्टेन रूल्स क्या बनाया कि अगर इस प्रेस एक्ट में अगर कोई भी ऐसा चीज बना जो हमारे खिलाफ रहा, हमको लगेगा कि वो ऑब्जेक्शनल है, वो देन वी विल टेक द प्रेस एक्ट, मतलब वो प्रेस को हम बंद कर देंगे, हम लोग ले लेंगे। तो क्या लिखा था, वी आर क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट, द एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ
न्यूज़पेपर, एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर क्या, न्यूज़पेपर से द्वारा हमारे मैसेज दे दिए। तो बोला गया अगर हमको लगेगा कि आपका जो प्रेस मैसेज आ रहा है जो न्यूज़पेपर में अगर हमारे खिलाफ कुछ दिया है, then we will confiscate the assets of newspaper publishing anything that was objectionable। अगर हमें लगा कि हमारे कुछ भी हमारे ऑब्जेक्शनल के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, then we will close that press, मतलब वो प्रेस प्रिंटिंग प्रेस को ही बंद कर देंगे, या तो हम ले लेंगे, आपको नहीं देंगे। तो ये वर्नाकुलर एक्ट इंडिया के लिए बहुत ही हेल्पफुल था नेशनलिज्म राइज करने के, लेकिन ब्रिटिश के लिए एक तरह का डर बैठ गया कि इससे हमारा मैसेज बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमारे खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं छपेगा, जो रहेगा आज सिंपली न्यूज़पेपर, कोई भी इसमें नेशनलिज्म के बारे में क्या रूल्स है सर्टन, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ होगा देन विल टेक ओवर द प्रेस। तो ये था वर्नाकुलर एक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट इन 1883 देयर वाज अ फॉरवर्ड द attempt by the government to introduce the Elbert Bill। ना Elbert Bill 1883 में स्टार्ट हुआ। Elbert Bill में क्या था, पहले क्या था हम लोग का Elbert Bill में, ये तो Elbert Bill में कुछ ब्रिटिश भी अच्छे थे जो हमारे इंडियंस के फेवर्स में कुछ वर्क करते थे। तो एल्बर्ट पहले हम लोग का क्या था कि जो भी अगर ट्रायल होता, ट्रायल मतलब केस, अगर मतलब अगर इन ब्रिटिश और यूरोपियंस के खिलाफ हम लोग आज इंडियन जज कोई भी केस नहीं कर, मतलब कोई सजा नहीं सुना सकते थे। मतलब अगर कोई भी उसने कुछ क्राइम किया है तो ब्रिटिश के जज उसको सजा सुना सकते, इंडियन के जज उसको कोई सजा नहीं सुना सकते। मतलब कोई भी ट्रायल और केस वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के ब्रिटिश और यूरोपियंस के खिलाफ नहीं ले सकते, ये था। लेकिन 1883 में एल्बर्ट बिल ने क्या बिल पास किया, उन्होंने क्या बिल पास किया, द बिल वॉज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन जज। उन्होंने क्या किया 1883 में, उन्होंने क्या कि नहीं, अगर ब्रिटिश और यूरोपियन में अगर कोई ट्रायल होगा उसे इंडियन जज भी फैसला दे सकते। तो इससे एक ब्रिटिश के मन में आ गया कि अगर इंडियन जजेस हम लोग को सजा सुनाएंगे तो क्या हम लोग आज जो हम इंडियंस पर राज कर रहे हैं तो क्या वो हम लोग को सजा, दैट मीन वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो इसलिए उनको ये बिल नहीं पास, बोला नहीं ये बिल नहीं पास हुआ कि आज इंडियंस दे विल जज आवर एक्यूज पर्सन, मतलब ब्रिटिश को जज करे, मतलब ब्रिटिश को कोई सजा सुनाए, ये चीज उनको पसंद नहीं था, ठीक है। वेन वाइट ऑपोजिशन फोर्स विद ड्रॉ द बिल एंड इंडिया वॉज एनरेज्ड। तो ब्रिटिश ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, इंडियंस के जज हमारे ब्रिटिश और यूरोपियंस के ट्रायल्स को नहीं करेंगे, मतलब कोई भी केसेस अगर ब्रिटिश और यूरोपियन का पीपल्स के रहेगा तो वो इंडियन जज के नहीं करेंगे। इंडियन जज सिर्फ अपना ही केस, अपने ही इंडियन का केस लड़ सकते हैं, ब्रिटिश और यूरोपियन का केसेस नहीं लड़ते। तो एल्बर्ट बिल ने बिल पास किया था कि नहीं ऐसा नहीं, इंडियन जज भी ब्रिटिश, लेकिन इसका क्या क्या था, ब्रिटिश ने विरोध किया कि नहीं ये बिल पास नहीं हुआ। तो उसके क्या हुआ, द वाइट ऑपोजिशन फोर्स विद द विड्रॉ ऑफ द बिल, उसने बहुत ही फोर्स किया कि बिल को विड्रॉ कर दो एंड इंडिया वेज एनरेज्ड। तो लास्ट में क्या हुआ था, ये बिल अपोज हो गया क्योंकि ब्रिटिश का ही राज था, तो उसने ब्रिटिश अपना राज करते थे, तो वो बिल को उन्होंने डिससेटिस्फाइड कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से ब्रिटिश उससे एनरेज्ड हो गया। एनरेज मतलब फिर से उनको गुस्सा आया कि नहीं आज इंडियन, अब हमारे पास जब कैबिलिटी है तो हम लोग क्यों नहीं जज का फैसला कर सकते, अगर हमारे पास कैबिलिटीज है देन वी चाहे वो इंडियंस हो चाहे ब्रिटिश हो, फैसला तो जज ही लेता, चाहे वो कोई चाहे ब्रिटिश हो चाहे इंडिया। तो ये चीज बिल अगर विड्रॉ होने की वजह से इंडिया के अंदर फिर से एक मन में आ गया कि ये हमें ब्रिटिश हमें टोटली हमें उठने ही दे जा रहे हैं, वो सोचते कि इंडिया को आज नीचे ही रखे। तो ये भी एक रीजन था जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में आया था, ठीक है। तो देयर आर 3 पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म। फर्स्ट द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड, द वर्नाकुलर एक्ट एंड द एल्बर्ट बिल। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट that relates to the rise of nationalism in India, emergence of nationalism in India, किस तरह से emergence of nationalism India में आया, ठीक है। Now Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country। तब अब ये होने के बाद जब एल्बर्ट बिल भी डिससेटिस्फाइड हो गया कि अब इंडिया में कोई जज उसको कोई कहे, तो इन्होंने क्या किया 72 पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से डेलीगेट किया, एक इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, मतलब सभी कंट्री से 72 लोग आए, एक ये एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ।
टू मीट द बॉम्बे इन दिसंबर 1885। 1885 में ये मीटिंग हुआ, ठीक है। द अर्ली लीडर्स, इसमें कौन कौन से लीडर्स थे? दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन साहिब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ Banerjee and Ramesh Chandra Datta and many other people were also there. We have not write the name. तो ये सब लीडर्स थे जो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था कि आज इंडियन में हम लोग को इंडिपेंडेंस है। धीरे धीरे ये नेशनलिस्ट मूवमेंट लेने लगा कि हम इस मूवमेंट को एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे ताकि हम अपने इंडियंस में आज इंडियंस में रह के भी हम अपने जीवन को जी सके, मतलब फ्री लाइफ जी सके। लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस थे जो चाहते थे कि नहीं, ब्रिटिश का ही रूल्स है लेकिन फर्स्ट रूल्स ऑफ रेगुलेशन चेंज है, पॉलिसी चेंज है, ताकि इंडियंस का रूल्स भी रहे और हमारे लिए भी बेनिफिट है। लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस थे कि नहीं, हमें अपना कंप्लीट इंडियन चाहिए कि हम अपना इंडिया है, हम अपना रूल्स रेगुलेशन बनाए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हमारा जो भी रहेगा हमारा रूल्स है, कोई बाहर का आके हमारा रूल्स नहीं करेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए इंडिया में, ठीक है। किस तरह से नेशनल मूवमेंट, तो ये हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही हमारा ये हेल्पफुल था इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में, क्योंकि एक ऐसे कोई भी स्टार्ट होगा, एक एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट होना बहुत ही ये होता है, उसमें यूनिटी आता है। मतलब एक पीपल्स, मतलब एक किसी को भी कहीं करना है तो एक पार्टी में जाके तो एक पहला पार्टी सिस्टम हमारा ये स्टार्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? सो स्टूडेंट, कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेशन इन मेकिंग, नेशन इन द मेकिंग, ठीक है। किस तरह से नेशंस को बनाया जाए, इंडिया का नेशंस के बनाने में हमारे जो लीडर्स का क्या क्या हमारा योगदान था, मतलब क्या क्या उन्होंने किया कि हमारा ये नेशन तैयार, जो इंडिया का स्ट्रक्चर आज तैयार हो, कैसे तरह से इस लीडर्स लोग ने किया कि हम लोग है। तो पहले हम लोग को दो टाइप्स के लीडर्स को जाना था, एक मॉडरेट लीडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस था, वी विल डिस्कस। तो पहले ये नेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 1870s के बाद में उन्होंने क्या क्या लीडर्स थे जो हमारे डिफरेंट एसोसिएशन बनाए थे, उन्होंने एसोसिएशन बनाया था कि ये संस्था द्वारा हमारा ये, तो उन लीडर्स ने क्या दिया। तो बोला गया है कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वॉज द मॉडरेट लीडर्स। तो बोला गया जो कांग्रेस का फर्स्ट 20 years था, जो 1870s के बाद, उसमें 20 years तक में बोला गया कि हमारे मॉडरेट लीडर्स है। तो मॉडरेट लीडर्स किसे क्या जा रहा है, जो शांति प्रिय से कोई वर्क को करवाना, मतलब जिसमें कोई भी नॉन वायलेंस का काम है, वायलेंस का काम ये रहेगा। तो उसमें बोला गया कि कोई भी काम को शांति से कराना, मतलब एज अ पीसफुल वे से वर्क को करना, हमारा काम हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, ये चीज था। तो मॉडरेट में जो हमारे शांति प्रिय है, और एक्सट्रीमिस्ट जो लड़ाई दंगे से अपना हक को लेना चाहते हैं। तो बोला गया कांग्रेस में इन द फर्स्ट 20th century देयर वाज अ मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव। उनका पहला 20 years तक उनका क्या उद्देश्य था कि मॉडरेट लीडर्स कहते थे। तो उन लोगों का डिमांड क्या था, उन्होंने कैसे पीसफुल वे से एज ए ब्रिटिश के सामने अपने पूरे डिमांड्स को रखे। उनको लगता था कि ब्रिटिश हमारे साथ अनजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोलते थे, वो मतलब लड़ाई दंगा नहीं चाहते थे, मतलब शांति से वो अपना वर्क करना चाहते कि एज ए ब्रिटिश हो, तुम रहो हमारे इंडिया, लेकिन हम लोग के साथ अनजस्ट न करो, हम लोग के साथ हम लोग कॉपरेट करो, जो फैसिलिटीज आप ब्रिटिश को दे रहे हो वही फैसिलिटीज आप इंडियंस के भी पीपल्स को भी देना चाहता है। तो ये था मॉडरेट लीडर्स की धारणा। तो पहला उनका क्या डिमांड था, फर्स्ट द डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उनका पहला डिमांड था आपका मॉडरेट लीडर्स का। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमारे इंडियन पीपल्स को भी एज ए इंडियन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्क दिया जाएगा, मतलब जो भी गवर्नमेंट का रूल्स है उसमें हमारे इंडियन पीपल भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। दैट मीन्स नोन एज द मॉडरेट लीडर्स। ये डिमांड था हमारे इंडियन लीडर्स का। क्लियर? तो ये था हमारा जो अर्ली 20th years में जो मॉडरेट लीडर्स थे उन लोग का था, ठीक है। नेक्स्ट, इट वांटेड दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब पहले क्या था, सिर्फ ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव्स को ही आज लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ऑर्गन्स में बनाया जाता है, लेकिन मॉडरेट लीडर्स ने भी डिमांड किया कि हमारे इंडियन पीपल्स को भी आज लेजिस्लेटिव में उनको रखा जाएगा। इट वांटेड लेजिस्लेटिव टू बी मेड अ मोर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ मेकिंग है, जो लॉ बना रहे, हमारे इंडियन पीपल्स भी आपके साथ रहेंगे, जो हमारे इंडियंस में रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, लॉ बनाएंगे।
the most Indian people should be introduced in the legislative as a representative. ठीक है, तो ये सब उनको इस सब कैसे करते थे, ये सब ऐसे उनको लड़ाई में उन्होंने एज ए लेटर एज ए राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स करके गवर्नमेंट के पास पेश करते हैं कि हम लोग को भी ये डिमांड चाहिए, आज वी आर इंडियन वी ऑल्सो गेट दिस टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, मतलब हमको एज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स में या करके बोला रहे, उसमें उन्होंने स्ट्राइक्स और लॉकआउट नहीं करते थे कि आप मारदंगा से उनको डिमांड पर, वो एज अ रिटन वे मतलब पीसफुल वे से सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके वो फॉलो करते थे। ठीक है, नाउ सेकंड नेक्स्ट डिमांड क्या था, इट्स डिमांडेड दैट इंडियन बी अ प्लेस इन ए हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इंडियन पहले भी अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले की इंडियन पीपल्स को एज ए हाई जॉब की अथॉरिटी नहीं थी, वो इंडियन सिविल सर्विस में कोई भी जॉब एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश को कि अगर इंडियन हमारे इस पोजीशन पर आ सकते तो वो हम लोग कोई रूल्स हम लोग को इस कंट्री पर रूल नहीं करते। तो ये उनका भी डिमांड था, हमारे जो मॉडरेट लीडर्स थे कि इंडियन शुड बी प्लेस्ड इन द हाई पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट में भी इंडियंस के पीपल्स को भी एज ए हाई पोजीशन रैंक पर जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि इंडियंस के इसके लिए हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो हमारे बहुत ही हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते थे कि हम लोग बोलते थे कि ब्रिटिश ने क्या था कि ब्रिटिश लोग फिर इंडियन पीपल को परमिशन नहीं दिया कि आप एज ए इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे सके, और ये कहाँ हेल्ड होता था, लंदन में होल्ड होता था। तो ये हमारे मॉडरेट लीडर्स ने डिमांड किया, नहीं एज ए इंडियन वी विल आल्सो गिव द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इट शुड बी हेल्ड इन नॉट इन लंदन इन इंडिया आल्सो, मतलब ये एग्जामिनेशन लंदन में नहीं होगा, इंडिया में भी होगा, क्योंकि हर लोग को लंदन नहीं जा सकते एग्जाम देने के लिए। तो ये सब डिमांड था जो उनको लगता था कि हाँ हमारे साथ अनजस्ट हुआ, तो एज ए रिटर्न वे से एज जब भी वो होता था उसमें वो विशेष देते थे कि हाँ हमारा ये डिमांड है और ये डिमांड हमारा फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, उनका ये भी डिमांड था, इंडिया शुड बी प्लेस्ड इन द हाई पोजीशन ऑफ जॉब, सेपरेशन द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ना अब वो बोलेंगे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पीपल्स अलग होंगे, ऐसा नहीं कि जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है वही जुडिशरी पर कर, तो देयर विल बी सेपरेट पीपल्स फ्रॉम द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। इट वाज आल्सो डिमांडेड बाय द मॉडरेट लीडर्स, ये भी मॉडरेट लीडर्स का डिमांड था कि हमारा देयर आर सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। क्लियर? Next, the repeals of Arms Act and the freedom of speech and expression. Now, repeals of Arms Act, अभी पिछले वीडियो में बताया था कि आर्म्स एक्ट क्या था कि ब्रिटिश लोग ने अलाउ किया था कि इंडियन पीपल्स को हम लोग आर्म्स नहीं यूज करें, तो वो भी इनका डिमांड था कि नहीं वी आर द पीपल वी ऑल्सो यूज द आर्म्स फॉर द प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ, मतलब हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए भी हमें आर्म्स की जरूरत है और हमको भी चाहिए, और देयर मस्ट बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड मतलब हम अपने एक्सप्रेशन को बोल सके, ये इनका डिमांड था। तो ये सब थोड़ा सा जो डिमांड था जिसको लगता था इंडियन मॉडरेट लीडर्स को कि हाँ ये चीज की वजह से हमारा अनजस्ट हो रहा, हम आज कंट्री इंडिया में हम लोग ये सब नहीं फॉलो कर पाए, तो ये सब डिमांड हमको चाहिए। तो ये सब पूरे डिमांडेड थे जो मॉडरेट लीडर्स ने ब्रिटिश के सामने धीरे धीरे रखा था कि हमको भी आज अपने नेशंस बनाने के लिए आज नेशंस तैयार कर, ये धीरे धीरे हमको चाहिए। तो ये धीरे धीरे रूल्स फॉलो हुआ था, एक साथ ही नहीं हुआ था। जैसे ये जो सिविल सर्विस वाला जॉब एग्जाम था, ये इनका डिमांड था कि हम इंडियन पीपल्स को भी सिविल सर्विस एग्जाम देंगे, और ये ब्रिटिश को लगा कि हाँ अगर हमको इंडिया में राज करना है तो हमको कुछ पॉलिसी इंडियन पीपल्स को भी मानना पड़े, नहीं तो एकाएक नेशनलिज्म हो जाए तो हम लोग बहुत इट्स नॉट पॉसिबल टू रूल ओवर द इंडिया। तो ये रूल्स उन्होंने क्यों फॉलो किया कि अगर हम इंडिया को छोटे छोटे ये फैसिलिटीज देंगे तो उनको लगेगा कि नहीं एज अ ब्रिटिशर्स वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द इंडियन, so that's why they fulfill that certain small policy which will not hamper their British crown, जो उसके ब्रिटिश क्राउन का हैम्पर नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे पॉलिसी थे उनको वो फुलफिल करते। तो ये धीरे धीरे जैसे आप उनको पॉलिसी फिल तो उनका एक और नया डिमांड इंक्लूड होते जाता था। तो ये इंडियन मॉडरेट लीडर का वो धीरे धीरे उस चीज को रिकवर कर रहे थे, ऐसा नहीं एक ही बार में हम ग्रैब कर ले, वो धीरे धीरे इंडियंस को अपने ऊपर कैप्चर करता ब्रिटिश हटाता है। तो ये सब पॉलिसी थी जो मॉडरेट लीडर ने 20 इयर्स तक में पहले मॉडरेट लीडर से इन्होंने ऐसी पॉलिसी अप्लाई किया कि पहले हमने स्टार्टिंग करें कि हम लोग पहले डिमांड्स को फुलफिल करें कि हमारे क्या डिमांड्स है पीसफुल मैनर्स में। क्लियर? नेक्स्ट
The demand for Indianization of the administration was a part of the movement against the racism. मतलब अब बोला गया डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन, मतलब बोला जाए कि हम इंडियनाइजेशन मतलब राष्ट्रीयता, हम इंडियन है हमें राष्ट्र। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि हाई पोस्ट गवर्नमेंट जॉब पर ब्रिटिश को जॉब नहीं दिया, ब्रिटिश को जॉब दिया था, इंडियन को जॉब नहीं दिया। तो उनको ऐसे बहुत ज्यादा से ज्यादा पीपल्स को, ब्रिटिशर्स को हाई पोस्ट को जॉब दिया था। तो उससे क्या इंडियन के मन में ये क्या फीलिंग है कि एज ए इंडियन हमारी संपत्ति हमें को नहीं दिया जाए। तो देन वी आर द पीपल्स दैट वी कांट गेट द सैलरी एंड द वेजेस एंड द रिसोर्सेस ऑफ आवर इंडिया। उनको लगा कि नहीं, जो हम एज ए इंडियन हमारे पास वो सैलरी और रिसोर्सेस जो हमारे इंडियन का है वो इंडियन पीपल्स नो को हमारे बाहर देश से जा रहा, ब्रिटिश में जा रहा। तो दैट इट विल बी ड्रेन द वेल्थ ऑफ आवर इंडियन। तो ये इंडियनाइजेशन के मन में, राष्ट्रीयता के मन में आया कि हम इंडियन पीपल अगर इस हाई पोस्ट पर जाए तो हमारा वेल्थ हमारी कंट्री में रहेगा, हमारा राष्ट्र हमारे जो इंडियन का वेल्थ है वो दूसरे कंट्री से नहीं जाएगा। तो उनका भी एक डिमांड था कि देयर शुड बी इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द रासिज्म। इंडियनाइजेशन इट वाज होप वुड विल रिड्यूस द ड्रेन वेल्थ ऑफ द इंग्लैंड। मतलब उनको क्या होप हुआ इंडियन के मन में कि हमारा जो वेल्थ है वो इंग्लैंड में चला जा रहा है, हमारी जो संपत्ति है वो धीरे धीरे इंडिया में चला जा रहा है। तो इसको उनके मन हुआ कि नहीं, वी इंडियन पीपल ऑल्सो बी वे इंडियनाइजेशन, हम लोग को भी इंडियनाइजेशन होना चाहिए ताकि हमारा वेल्थ हमारे कंट्री में ही रहे। क्लियर? नेक्स्ट, द अर्ली कांग्रेस रेज द इकोनॉमिक इश्यूज। ना अगेन ये सब डिमांड के बाद उन्होंने फिर नए इकोनॉमिक इश्यूज का डिमांड किया। क्या इकोनॉमिक इश्यूज था? It declared that the British rules led to the poverty and the famine. उनको लगा कि ब्रिटिश रूल्स हमारे इंडिया को पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा में ले जा रहा और फैमिली मतलब सूखा मतलब दरिद्रता की तरफ ले जा रहा, कि भुखमरी की तरफ। मतलब क्यों कर रहे थे? क्यों उनको पॉवर्टी? क्यों? क्योंकि वो किसी को भी गवर्नमेंट जॉब, हाई गवर्नमेंट जॉब पोस्ट नहीं देता और उनको बस इतना फार्मर्स और पीजेंट्स पर इतना टैक्स रेवेन्यू कर दे रहे कि वो अपना प्रोडक्शन के हिसाब से वो टैक्स भी पेमेंट कर जाते हैं। उनके पास कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि वो यूज कर सके, वो अपना इनकम अर्न कर सके। तो देखो क्या लिखा है, इट्स डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश लेड टू द पॉवर्टी एंड फैमिन, इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट द ग्रेन टू द यूरोप, क्रिएट द शॉर्टेज, ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाई हम लोग बाहर भेजने लगे जिसकी वजह से हमारे शॉर्टेज ऑफ फूड्स होने लगे। ठीक है, द डिमांड द रिडक्शन इन रेवेन्यू, उनका ये सब था, उनकी ब्रिटिश की गवर्नमेंट की डिमांड थी। वो था कि वो ज्यादा लैंड टैक्स रेवेन्यू ले रहे थे और ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाईज वो बाहर देश में सप्लाई करते यूरोप में, ताकि इंडिया से फूड शॉर्टेज, अगर इंडिया में फूड शॉर्टेज रहेगा तो वो इंडियंस हमारे अंदर में वर्क करेंगे। तो फार्मर सीजर्स को भी चाहते थे तो हमारे अंदर में वर्क करे और हाई टैक्स बर्डन ले रहे थे ताकि हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो इसके लिए भी मॉडरेट लीडर्स ने डिमांड किया। क्या डिमांड किया उन्होंने? दे डिमांडेड दैट देयर शुड बी अ रिडक्शन इन द टैक्स रेवेन्यू, हमारे टैक्स के रेवेन्यू में डिमांड कम है क्योंकि हमारे फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है तो आपको रेवेन्यू, हाई टैक्स ऑफ रेवेन्यू आपको पेमेंट कर सके। ठीक है, कट इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में भी वो क्या 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 हमारे हम वर्कर्स फार्मर्स को मिलिट्रीज पे नहीं भेज सकते। एंड मोर फंड फॉर इरिगेशन, मोर फंड मतलब इरिगेशन के लिए हमको मोर फंड, मतलब जो हम खेती के लिए पैसा हो तो उसके लिए हमको मोर फंड चाहिए, हमको नया नया इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन कर जाके हमारा प्रोडक्शन हो सके। तो उन्होंने बोला कि हमको इरिगेशन के लिए फंड है। तो ये डिमांड था फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो मॉडरेट लीडर्स थे सिर्फ एक चीज को नहीं देख रहे थे कि पॉलिटिकल इश्यूज पर ही डिमांड करे, वो इकोनॉमिक्स पर भी देख रहे थे, पॉलिटिकल पर भी देख रहे और द रीजनेबल लाइफ टू द पीपल्स पर भी पूरा चीज पर डिमांड कर रहे थे। तो उनका पॉलिसी अलग था कि वो धीरे धीरे से हर चारों तरफ से इंडिया को एक नई पॉलिसी दे ताकि हमारा जो एम से हम फुलफिल कर, मतलब हमको अनजस्ट न मिले, हमको एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहे। आप लोग रहो इंडिया में लेकिन हमको एज हमारे साथ अनजस्ट न करो, हमारे साथ जस्ट करो, हमारा जो हमारी पॉलिसी है, हमारा जो हमारा हक है वो हमें दे, अब बाकी आप रहो, उससे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था मॉडरेट लीडर्स की थिंकिंग। ठीक है, नाउ they felt that the British had respect for the idea. Now, moderate leaders wanted to develop the awareness about the unjust nature of the British. उनका क्या था? मॉडरेट लीडर्स का था कि हमारा अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश का अनजस्ट नेचर है वो हमको नहीं लेना है,
हमको जस्ट नेचर चाहिए ब्रिटिश का। आप कंट्री में रहो, रूल्स करो, लेकिन जो पॉलिसी आपके लिए है वही हमारे लिए भी होना चाहिए। वो उनको ये नहीं, मॉडर्न का ये नहीं था कि वो आप इंडिया से चले जाओ, आप रूल्स करो, जो न्यू पॉलिसी बना रहे सेम पॉलिसी शुड बी हैपन टू द ब्रिटिश एंड आल्सो फॉर द इंडियंस आल्सो। क्लियर? नाउ they felt the British had a respect for the ideal of freedom and justice and also they would just accept the demand of Indians। तो मॉडर्न लीडर्स में क्या ये थिंकिंग क्यों आया? उन्होंने इतना डिमांड किया, उन्होंने जानते हैं कि हमारे साथ एडजस्ट करे, फिर भी उन्होंने लड़ाई दंगा नहीं किया कि नहीं आपको जाना। उनको बस वो उनको लगता कि ब्रिटिश लोग हमारे हमारे आइडियल्स ऑफ फ्रीडम और जस्टिस को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और सो दे वुड जस्ट एक्सेप्ट द डिमांड। और जो हमारे डिमांड फुलफिल किए वो इसलिए एक्सेप्ट है क्योंकि वो हमारे जस्टिस और फ्रीडम को बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर्स को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव टू एक्सेप्ट आवर डिमांड। व्हाट वाज द नेसेसरी वाज टू एक्सप्रेस हिज डिमांड, वांट टू एक्सप्रेस है मतलब जो भी उनका डिमांड था उसको फुलफिल करते हैं। तो ये मॉडरेट लीडर्स का था थिंकिंग कि हमको आज ब्रिटिश में हमारे पास हमारे इंडिया में है तो रहे, लेकिन हमको भी आज इक्वल जस्टिस एज कम सेम टू गिवन बाय द ब्रिटिश। मतलब जो पॉलिसी है वो सबके लिए एक बराबर होना, किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए, ये था उनका नेचर। तो फर्स्ट इन द अर्ली 20 ईयर्स में 1870 के बाद ये बॉर्डर लीडर्स का एक नेशन बना था। मतलब उस समय इंडिया का एक ये स्ट्रक्चर था कि ब्रिटिश शुड बी स्टे इन इंडिया बट दे हैव टू बी justice for the Indians. They will not make any disconnect between the Indian people and the British people. Clear?